नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन बैंक है जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हो, हर एक एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, सबसे पहला, हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा में पाया जाता है? करेवा निर्माण। तो एक चीज देखो, अगर आपको याद होगा एचसीएस का एग्जाम, वैसे एचसीएस के एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। तो देखो, एचसीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये दिया गया था कि दो कथन दिए गए थे उसके अंदर, और दोनों कथन के अंदर कथन 1 और कथन 2, पहले के अंदर ये दिया गया था कि करेवा जो है, करेवा मिट्टी वो आपकी कहां पे पाई जाती है? सिक्किम के अंदर पाई जाती है, सिक्किम के अंदर। और यहां पर क्या होती है? केसर की खेती होती है, केसर की खेती। ठीक है, ये तो कथन 1 था। और सेकंड के अंदर जो आपका दिया गया था वो था कि करेवा जो है वो आपका किससे बनता है? एक तरह की हिमनद पर चिकनी मिट्टी जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका ये पहला गलत बना था। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें करेवा, सबसे पहले देखो करेवा जो है वो आपकी मिट्टी है, करेवा। और ये करेवा मिट्टी कहां पर पाई जाती है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपकी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको पता होगा केसर का उत्पादन कहां पर होता है ज्यादा? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसीलिए जो करेवा मिट्टी जो है वो किसके उत्पादन में हेल्प करती है? हमारी केसर के उत्पादन के अंदर आपकी हेल्प करती है। इन केसर की खेती में करेवा मिट्टी का आपका यूज किया जाता है। और ये आपकी कहां पर पाई जाएगी? तो ये आपकी मिलेगी कश्मीर, हिमालय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और कश्मीर के अंदर आपका पाया जाता है। और कश्मीर के केसर को, यानी कश्मीरी केसर जो, उसको क्या मिला था? उसको जीआई टैग भी दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। किसको? कश्मीरी केसर को आपका जीआई टैग भी यहां पर दिया गया था। और ये कहां पर? करेवा मिट्टी आपकी पाई जाती है कश्मीर के अंदर, कश्मीर हिमालय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। और सेम जैसे कि मैंने आपको बताया, भी एचसीएस के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? शाहजहां जो आपका राजा बना था, कब से कब तक रहा था? तो ये 1627 से लेकर 57 तक इसने शासन किया था। ठीक है, किसका बेटा था शाहजहां? तो ये जहांगीर का बेटा था। और जहांगीर के बाद शाहजहां आया था। और शाहजहां के टाइम को क्या बोलते हैं? यानी इसी टाइम को बोलते हैं स्थापत्य का स्वर्ण काल, यानी आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम आपका बोला जाता है। आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें आपकी बनवाई थी, आगरा, लाल किला, ये काफी चीजें यहाँ पर बनाई गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां को। इसलिए इसको स्थापत्य या किसका, आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल बोला जाता है शाहजहां के टाइम को। और इसने क्या बनवाया था? इसने एक अपना सिंहासन जो बनवाया था ना, उसके अंदर उसका नाम रखा था मयूर सिंहासन। और इस सिंहासन के ऊपर इसने किसको जड़वाया था? कोहिनूर हीरा जो था, कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से निकला था, उस हीरे को इस मयूर सिंहासन के अंदर इसने जड़वाया था। और मयूर सिंहासन इसने बनाया था। किसने? शाहजहां ने। उसके बाद जो नादिर शाह जो है, नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह एक ईरान का सम्राट था, नादिर शाह ईरान का सम्राट। और ये आता है भारत के अंदर। और उसके बाद नादिर शाह के टाइम में जब ये भारत आता है, और भारत में कौन था मुगल शासक उस समय? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो उस समय भारत के अंदर आपका मुगल शासक था। इन दोनों के बीच में आपका युद्ध होता है कब? 24 फरवरी 1739 को। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? करनाल का युद्ध इस युद्ध को बोला जाता है। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? 1739 को। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब? 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में आपका लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर जीतने के बाद क्या था? क्योंकि शाहजहां तो उस समय तक मर चुका था, तो ये जो मयूर सिंहासन इसके आगे इसके उत्तराधिकारी के पास चला गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, क्योंकि वो इसी के अंदर जड़ा हुआ था, दोनों लेकर ये चला जाता है। को नादिर शाह राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। अब देखो, नादिर शाह जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? नादिर शाह जो इसको आपका क्या बोला जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को बोला जाता है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन इसका दरबारी कवि था। और उसी के द्वारा लिखा गया इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है वो लिखा गया
या इलाहाबाद स्तंभ लेख आप बोल सकते हो, ये किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा लिखा गया, और ये भी एचसीएस के एग्जाम में आपका पूछा गया था सही मैच वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था कब, 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, और उसमें कौन, मराठे इसके अंदर हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली इसके अंदर जीत जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 38वीं समांतर रेखा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, 38वीं समांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, यह क्या है, यानी 38वीं समांतर रेखा ये किसके बीच में है, आपसे ये पूछा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पाक जल डमरू, पाक जल डमरू का मतलब PALK, पाक जल डमरू मध्य, ये किस किस के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर 38वीं समांतर रेखा जो है वो किस किस को आपका अलग करता है, देखो 38वीं समांतर है ना, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये आपका अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को आपका अलग करता है 38वीं समांतर रेखा आपकी, तो ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद एक और ध्यान रख लेना, 49वीं समांतर रेखा, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 49वीं समांतर रेखा किसके हो, तो अमेरिका और कनाडा को ये अलग करती है, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है कौन सी, आपकी 49वीं समांतर रेखा। 38वीं उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को आपकी अलग करती है। नेक्स्ट, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का स्थापना की स्तुति किस समिति ने की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सबसे पहले देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आपका मतलब क्या है, तब ये चीजें आपकी समझ आ जाएगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जो सत्ता या शासन जो है उसको एक स्थान पर केंद्रित ना करके स्थानीय स्तरों पर उसको बांट दिया जाए। जैसे अगर हम देखें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपका पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि जो आपका सत्ता या शासन जो है वो कंप्लीट एक जगह पे कंट्रोल ना होकर छोटी छोटी आपकी पावर के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे पंचायती राज, यानी कि आपका कहाँ पे ग्राम स्तर पर आपका पंचायती राज होता है, यानी सबसे छोटे लेवल पर आपका जो रहेगा पंचायती राज रहेगा। और इसने दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना डैश की स्तुति पर की समिति पर की गई थी। आपको पता है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो आपकी आती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर, जो कि आपकी 1957 की जो समिति रहेगी बलवंत राय मेहता समिति। और इसी के तहत आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो अभी वर्तमान में आपकी चल रही है वो बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा ये आपकी दी गई थी और 1957 के अंदर आई थी। और उसी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। कहां से, राजस्थान के नागौर के बगदरी से, है ना, राजस्थान से। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपसे ये पूछ ले कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, राजस्थान से हुई थी, बिल्कुल ठीक है, 1959। उसके बाद लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपसे ये पूछ ले कि संवैधानिक तौर पर जब आपका 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हो गया था, उसके बाद सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, वो मध्य प्रदेश था। ठीक है, मध्य प्रदेश था। जब आपका संवैधानिक दर्जा मिल गया था पंचायती राज को, उसके बाद मध्य प्रदेश पहला जो बना था जिसने पंचायती राज को आपको शुरू किया था। उसके बाद एक वो अशोक मेहता समिति हम पढ़ चुके हैं, 1977 के अंदर आपकी अशोक मेहता समिति जो है वो आई थी। और GV राव समिति 1985 के अंदर ये समिति आपकी आई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज कई बार पूछ ली जाती है, बलवंत राय मेहता समिति किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी, तो ये आपकी आई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना जो आपकी चलाई गई थी, उस समय आपकी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया। देखो जो भारतीय संविधान आपको पता है बहुत अलग अलग देशों के संविधान से चीजें आपकी ले लेकर आपका भारत का संविधान बनाया गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका, भारत का सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान है। और अगर आपसे ये पूछे, यहां पर दिया गया केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया, कनाडा से आपका लिया गया, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का आपका विचार। अब उसके बाद देखो कनाडा से हमने और क्या क्या लिया, तो कनाडा से आपके लिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली, तो ये भी आपकी कनाडा से ली गई है। उसके बाद अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया से आपकी क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपके प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके अलावा समवर्ती सूची कहां से ली गई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आपकी ली गई समवर्ती सूची। यूके से आपका, ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया, एक तो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे भारत के अंदर, और दूसरा आपका क्या लिया गया यहाँ से, संसद प्रणाली जो है वो आपकी यूके से ली गई। संसद प्रणाली का मतलब जैसे भारत के अंदर आपका क्या है, देखो जैसे भारत के अंदर आपका संसद है और संसद के अंदर आपकी 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा
और एक आपका राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। क्योंकि ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आपके 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक आपका हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, है ना। कॉमन मतलब कि आप नॉर्मल आपका लोकसभा के तहत आपका हो जाएगा और हाउस ऑफ लॉर्ड आपका राज्यसभा के तहत आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से यूके की आपकी संसदीय प्रणाली को जो है भारत के द्वारा अडॉप्ट किया गया था और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा जो है इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि कौन से देश जो है भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता। भूमध्य सागर जो है ना, अगर आपसे ये पूछ ले कि भूमध्य सागर इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 21 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कितने देशों के साथ, 21 देशों के साथ। उसमें आपका ग्रीस भी आता है, उसमें आपका स्पेन भी आता है, उसमें आपका टर्की भी आता है, जर्मनी इसके अंदर नहीं आता। तो जर्मनी की सीमा जो भूमध्य सागर के साथ आपकी नहीं लगती। इसके अलावा देखो ग्रीस हो गया, स्पेन हो गया, टर्की हो गया, इजराइल हो गया, इजराइल की लगती है, इटली की भी लगती है। तो ये कुछ वो देश है जो आपके 21 टोटल है और टोटल 21 में से आप ये 4-5 ये देख लो, इनकी सीमा जो भूमध्य सागर के साथ आपकी टच होती है और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद देखो टर्की, टर्की जो है, टर्की से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा किस देश ने अभी हाल ही में अपना नाम बदल लिया, किसने, टर्की ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, तुर्की कर लिया, तुर्की। ये जो है टर्की देश ने अपना नाम बदला और इसने अपना नाम टर्की से क्या कर लिया, तुर्की जो है इसका नया नाम हो गया। 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो रहेगा। इसके अलावा तुर्की जो है इसकी आपकी कैपिटल कौन सी है, अंकारा जो है इसकी आपकी कैपिटल हो जाएगी टर्की या तुर्की की। आपसे ये पूछता है यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं, यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं, यूरोप का मरीज टर्की को आपका बोला जाता है। और वहीं पे एशिया का मरीज किसको बोलते हैं, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज बोलते हैं चाइना को, यानी कि चीन को आपका बोला जाता है एशिया का मरीज यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सैडल पीक चोटी अवस्थित है, सैडल पीक चोटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपसे ये पूछेगा कि सैडल पीक चोटी आपका कहां पर है। सैडल पीक एक तो चोटी हो गया, ठीक है, एक हो जाएगा आपका सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है, सैडल चोटी मतलब पीक ही हो गया। सैडल पीक नेशनल पार्क या सैडल पीक आपका कहां पर है, अंडमान निकोबार के अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार के आपके उत्तरी अंडमान द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर आपका जो है वो हो जाएगा सैडल पीक। और आपसे ये पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो यही सैडल पीक, सैडल चोटी कौन सा है, तो ये बंगाल की खाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि उत्तरी अंडमान के अंदर आपका स्थित रहेगा सैडल पीक। और ये जो उत्तरी अंडमान के अंदर है ना, यहीं पे आपका पड़ता है सैडल पीक नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो सैडल पीक नेशनल पार्क आपका कहां पे, ये भी अंडमान निकोबार के अंदर आपका रहेगा। और ये जो चोटी है ना, इसी के चारों ओर फैला हुआ है आपका सैडल पीक आपका नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तरी अंडमान के अंदर आपसे पूछ ले कौन सा शहर, तो डिगलीपुर शहर के अंदर आपका जो है ये पड़ेगा सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, अंडमान निकोबार। चलो एक क्वेश्चन बताओ, हमने पिछली क्लास के अंदर कवर किया था, अंडमान निकोबार को कितने डिग्री लाइन आपकी जो वो अलग करती है, कितने डिग्री आपका, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री और 7 डिग्री। कमेंट करके बताना अंडमान निकोबार को कितना डिग्री आपका चैनल जो वो आपका अलग करता है। और वहीं पे अंडमान निकोबार का अगर हम देखें, अंडमान निकोबार, तो यहां पर आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, बैरन द्वीप के ऊपर आपका एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखो, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है। रंजीत सागर बांध आपको दिया होगा, इसका दूसरा नाम आपसे पूछे तो थीन बांध इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीन बांध। तो ये किस नदी पर है, ये आपका रावी नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर, रावी नदी। रावी नदी देखते ही आपको एक चीज याद आया होगा, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ, 10 राग का युद्ध, 10 राग का युद्ध, यानी कि राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। और रावी नदी का पुराना नाम आपसे पूछे, पुरुषणी नदी जो है रावी नदी का पुराना नाम। और यहीं पे 10 राग का युद्ध, यानी 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में जो युद्ध हुआ था वो इसी नदी के किनारे आपका हुआ था, रावी नदी के ऊपर ही आपका पड़ता है रणजीत सागर बांध, जिसको थीन बांध भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो सतलुज के ऊपर आपका कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है ना, भाखड़ा डैम में पड़ते हैं, चौधरी छोटू राम जिसके जनक है। तो ये आपका सतलुज नदी के ऊपर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा एक सरदार सरोवर बांध, अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया, HCS के एग्जाम के अंदर, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर,
है ना, ये हम पढ़ते हैं कई बार, क्योंकि इसी नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध के पास ये आपकी पड़ती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, गुजरात के अंदर जो रहेगी। तो ये सरदार सरोवर बांध भी आपका कहां पर, नर्मदा नदी के ऊपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध या थीन बांध हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, सेवा करती है, यानी कि एक अनियंत्रित कलम का मतलब महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन दिया गया था। एचएसएससी के ग्रुप डी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया और इसमें क्या कहा गया था कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। इसका मतलब बात की गई है समाचार पत्रों से, यानी कि जो समाचार पत्र के अंदर अगर कुछ भी गलत जो है वो छापा जाए, कलम का मिसयूज किया जाए, तो वो समाज के अंदर बहुत सारी चीजें नष्ट करने के लिए भी काम करती है। तो इसीलिए तो आपका बोला जाता है ना, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है। लेकिन आजकल क्या काम कर रहा है, यही जो लाइन दी गई है ना, यही मीडिया आपका काम कर रहा है। सारी चीजें जो नष्ट करने का काम करिए वो मीडिया ही आजकल ये चीजें कर रही है। तो देखो, अनियंत्रित कलम को नष्ट करने की सेवा, यानी कि समाचार पत्र के अंदर अगर कलम का सही यूज किया जाए तो कलम एक हथियार से कम नहीं होती, और अगर मिस यूज किया जाए तो सेम बात, ये भी एक हथियार से कम नहीं होती। महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन किए गए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की याद में कौन सा 12 जनवरी को यूथ डे मनाते हैं? महात्मा गांधी की याद में एक तो 2 अक्टूबर को कौन सा अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। इसके बाद महात्मा गांधी के बाद दूसरा अगर आपसे पूछे 9 जनवरी 1915, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है, यानी एनआरआई डे। एनआरआई डे आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और इसके बाद 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो ये तीनों डे इंपॉर्टेंट है, तीनों दिन कुछ ना कुछ आपका मनाया जाता है। महात्मा गांधी की याद में ये आपका मनाया जाता है। उसके बाद 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। देखो, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सबसे पहली बात, महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी किसकी? महात्मा की उपाधि। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, एक तो ये होगी। उसके बाद राष्ट्रपिता के बारे में पूछा जाता है। महात्मा गांधी को आप सभी को पता है राष्ट्रपिता हम बोलते हैं, तो राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से रेडियो के संबोधन के अंदर 6 जुलाई 1944 को आकाशवाणी के द्वारा जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहली बार संबोधित किया था। और राष्ट्रपति की उपाधि भी आप ये कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये उपाधि आपकी दी गई थी। ठीक है, आगे देखो। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो क्या हो जाएगी? स्थानीय स्वशासन में पंचायत का मतलब हम कई बार कर चुके हैं, याद होगा, राइट आंसर तो कर ही दोगे। सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष हो जाएगी। वोट डालने के लिए कितनी? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 जो हुआ था, इसके तहत आपकी वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष जो है वो की गई थी भारत के संविधान के अंदर। और तब से आपकी कितनी? 18 वर्ष आपकी वोट डालने की उम्र है। तो बस आपकी कौन सी? देखो, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो। सरपंच के लिए 21 हो जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए आपसे पूछे तो 25 वर्ष आपकी एज हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा के लिए आपकी एज कितनी रिक्वायरमेंट है? 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए आपकी कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। और वहीं पे विधानसभा के लिए आपसे पूछ ले 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए आपकी कितनी? 30 वर्ष। और आपकी कौन सी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष आपकी एज जो वो आपकी रिक्वायर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट जो दिया गया मौलिक कर्तव्यों से संबंधित स्तुति निम्न में से कौन सी समिति? याद करो, हम कई बार बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। सबसे पहली बात, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ये आपके 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976, इसके तहत आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और इस संविधान संशोधन को आपको क्या बोलते हैं? लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आपका जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने? 10 जोड़े गए थे।
किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल हो जाएगा 51A, संविधान का भाग हो जाएगा भाग 4A, क्योंकि भाग अब इंपॉर्टेंट होगा। अभी एचएस के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा गया था संपत्ति के अधिकार का, संपत्ति का अधिकार किस भाग के अंदर है? आर्टिकल हमें पता है लेकिन संविधान का भाग पूछा गया था, तो वो हम एचसीएस का पेपर सोल्व करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। 51A के अंदर आर्टिकल और संविधान का भाग था 4A, और अभी वर्तमान में कितने? अभी वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार है, तो 11वां जोड़ा गया था वो इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो आपका किससे जुड़ा हुआ है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये जुड़ा हुआ है, यानी 11वां आपका हो जाएगा शिक्षा से जुड़ा हुआ। और 86वां संविधान संशोधन 2002, 22 नहीं 2002 में आपका जो संविधान संशोधन हुआ था। अभी वर्तमान में कितने? 11। मूल संविधान में यानी कि जब बनाए गए थे तब कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य इसके अंदर जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए। कहां से लिए मौलिक कर्तव्य? बताओ कहां से? कर्तव्य और अधिकार दोनों बता देना कहां से लिए थे। उसके बाद देखो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट समिति और है, कौन सी? संथानम समिति। देखो इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। संथानम समिति जो है ना, ये आपकी इसकी स्थापना 1962 के अंदर, और ये किससे जुड़ी हुई है? भ्रष्टाचार निरोधक समिति। भ्रष्टाचार निरोधक समिति यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जो आपकी थी संथानम समिति। 1962 की समिति हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्या बनेगा इसके अंदर कि इसी समिति की सिफारिश पर आपकी स्थापना की गई किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि आपका आयोग, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कमीशन जो है ना CVC जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना की जाती है किसकी सिफारिश पर? इसी संथानम समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो आपकी भ्रष्टाचार निरोधक एक समिति थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर रहेगा? तो ये आपका कहां पर? दोबारा से अंडमान निकोबार के अंदर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। अभी एक हमने पढ़ा था कौन सा? सैडल पीक नेशनल पार्क, है ना? सैडल पीक नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो सैडल पीक नेशनल पार्क भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर है। और दूसरा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? ये भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर हो जाएगा। स्थापना जो इसकी 1996 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब रानी झांसी के बारे में आप सभी को पता है। रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई जिनके बचपन का नाम इनका मनुबाई था। ठीक है, और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? तो महाराजा गंगाधर राव की ये पत्नी थी, गंगाधर राव की ये पत्नी थी। ठीक है, और उसके बाद जो आपका 1857 के अंदर झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और ये किसके, इन्होंने क्यों इसका विरोध किया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था इससे के पहले एक जो आपको याद होगा जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं? हड़प की नीति। हड़प की नीति लाई गई थी डलहौजी के द्वारा, और डलहौजी की हड़प की नीति के ही आपके चक्कर के अंदर जो फंस गया था आपका झांसी, क्योंकि मनुबाई जो थी इनका असली में कोई पुत्र नहीं था, इनका जो गोद लिया हुआ पुत्र था, इसीलिए हड़प की नीति का विरोध किया गया था। और बाद में 1857 की क्रांति का आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट रोल इसी हड़प की नीति का भी था, जो डलहौजी के द्वारा आपकी चलाई गई थी। ठीक है, और झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक किया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखो इसमें क्या दिया गया? त्रिस्तरीय सरकार या पंचायती राज और निगम को संवैधानिकृत किया गया। इसका मतलब यह कि हमने अभी बात किया था कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ एक आपका संविधान संशोधन जो कि कौन सा आया था? एक 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये आपका जुड़ा हुआ था पंचायत से जुड़ा हुआ, ये आपका जुड़ा हुआ था नगर निगम से। ठीक है, ये नगर निगम से। ठीक है, इसके तहत आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी? 11वीं, और इसके तहत आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी? 12वीं। ठीक है, तो ये आपके जोड़े गए थे
और इसके अंदर ये दिया गया क्योंकि इससे पहले पंचायत आपका था, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था पंचायत को वो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखो बात कब की, 1992 की, और 1992 के तहत इसने पूछा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, पीवी नरसिम्हा राव जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इन्हीं के टाइम में नरसिम्हा राव जो है इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, पहली बात इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना, इनके टाइम में आपकी पंचायती राज को जो वो संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन के अंदर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको, पंचायती राज को। नेक्स्ट अगर नरसिम्हा राव से अगर हम क्वेश्चन देखें कि दक्षिण भारत के प्रथम व्यक्ति बने थे, दक्षिण भारत के प्रथम व्यक्ति जो पीएम बने थे, ठीक है, ये आपके पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। इनके टाइम में आपके कौन थे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये उस समय वित्त मंत्री थे, किसके टाइम में, नरसिम्हा राव के टाइम में। और आपको याद होगा जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं, कौन सा आर्टिकल 360, कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी लगी नहीं है, और एक बार जब लगने के चांस आए थे वो इसी समय लगने के चांस आए थे, और उस समय किसने इसको रोका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक काफी अच्छे एक अर्थशास्त्री है, और इन्होंने उस समय जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसको रोका था। नरसिम्हा राव के टाइम में ये आपके वित्त मंत्री जो है वो आपके रहे थे, ठीक है। और नरसिम्हा राव को आपका क्या बोलते हैं, चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य, राजनीति का चाणक्य बोला जाता है नरसिम्हा राव को। हरियाणा का किसको बोलते हैं, चौधरी भजनलाल को बोलते हैं हरियाणा का चाणक्य। और जो भारत का अगर पूछे तो आपका कौन, नरसिम्हा राव को आपका बोला जाता है, चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। और भारत के आर्थिक सुधारों के पिता किनको बोलते हैं, तो भारत के आर्थिक सुधारों के पिता भी बोला जाता है नरसिम्हा राव को। आर्थिक सुधार, जैसे कि हमने बोला आर्थिक मतलब धन, और जिस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली थी उसको बचाने का टाइम भी यही था नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से लेकर 96 तक आपके क्या बने थे, प्रधानमंत्री के पद पर आपके रहे थे। तो ये चीजें इनके बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनेगा। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, ठीक है, ये देख लेना। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके सेवानिवृत्ति कितनी, 65 वर्ष जो है वो इनकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर, 65 वर्ष। अभी वर्तमान में सीजेआई मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, 48वें नंबर के है, पहली बात तो, ठीक है, कौन है, एनवी रमना है। एनवी रमना अभी हाल ही में क्या है, आपके 48वें चीफ जस्टिस हो जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपसे ये पूछे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, अभी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। अभी आपकी जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनको शपथ दिलाने का काम भी किसके द्वारा रहेगा, एनवी रमना ने ही इनको शपथ दिलवाई है, काम नहीं इनको शपथ दिलवाई है एनवी रमना ने। तो ये आप ध्यान रखना है, सीजेआई 48वें नंबर के है। पहले आपसे पूछ ले फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट थे हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया जिनको हम कह सकते हैं, ये आपके पहले चीफ जस्टिस थे। और अभी 48वें नंबर के है जो कि एनवी रमना है, नुथलापति वेंकटा रमना। 65 वर्ष जो है इनकी सेवानिवृत्ति की एज रहेगी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपका कहां पे, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपका कहां पे हो जाएगा, ब्रुसेल्स के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। और इसके अलावा देखो बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन हो जाएगी। पेरिस के अंदर किसका, यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे, पेरिस के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 डैश का प्रावधान करता है, किसका, तो वहनीय मूल्यों पर खाद्य और पोषण से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएस के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। सबसे पहली बात इसने क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्तमान के अंदर भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी कितने हैं वर्तमान में, टोटल 8 है ना, 8 है। 8 में अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा जो है वो आपका लद्दाख हो जाएगा, सबसे बड़ा लद्दाख। देखो सबसे बड़े कौन सी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन से, जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका कौन सा, दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। पांचवें नंबर पर दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, ये दो आपकी इकट्ठी हुई थी ना, ये आपकी 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आपसे पूछे तो पुदुचेरी 6ठे नंबर पर है, और 7वें नंबर पर आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी, और 8वें नंबर पर आपकी लक्षद्वीप हो जाएगी। तो ये सीरीज के अंदर आपको ध्यान रखना है। अभी एचएस के एग्जाम में पूछा गया था स्टेट के वाइज, क्षेत्रफल में
नहीं, जनसंख्या में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। तो देखो आप एरिया के भाई सबसे पहले ध्यान रखो, सबसे पहले लद्दाख, सबसे पहले नंबर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों सबसे अभी बने हैं ना लेटेस्ट के अंदर, 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ना। उसके बाद लद्दाख पहले नंबर पे, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, सबसे छोटा लक्षद्वीप, उसके बाद अपना चंडीगढ़ आता है, फिर पुदुचेरी, फिर आपका दादर नगर हवेली, दमन और दीव, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद अंडमान निकोबार आपका तीसरे नंबर पर, सेकंड पर जम्मू कश्मीर, पहले पर आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होगी इसके बारे में। अब ध्यान रखना, अगर एरिया वाइज आपसे स्टेट अगर पूछ ले, स्टेट सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान सबसे पहले नंबर पर, सेकंड पर आपका कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, थर्ड पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फोर्थ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और 5 पर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 5 ध्यान रखनी है जरूर इनको, क्योंकि सही मैच के अंदर अभी दिए गए थे ना जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो 4 दिए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 5 वो राज्य है जो एरिया के वाइज टॉप 5 आपके जो है वो स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा, तो ये आपका कहां पर है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर के अंदर है। मैसूर कहां पर, कर्नाटक के मैसूर के अंदर हो जाएगा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान। 31 अक्टूबर 1950 को इसकी स्थापना जो है वो की जाती है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना, बिल्कुल सभी को पता है, 5 वर्ष का ग्राम पंचायत का आपका कार्यकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी ऑप्शन नंबर डी। वोल्केनो जो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर, जो कि पृथ्वी के अंदर की सूचना का आपका डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्य विधानसभा का आपका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष। देखो विधानमंडल की अगर हम देखें, विधानमंडल, तो विधानमंडल कौन से होते हैं, जहां पर आपकी विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, जहां पर 2 सदन होते हैं वो आपके विधानमंडल में आते हैं। कितने ऐसे आपके स्टेट है जिनके अंदर आपकी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, टोटल 6 ऐसे स्टेट है जिसके अंदर आपकी दोनों की दोनों हो जाएगी, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसके अंदर देखो विधानसभा, विधान परिषद, जिस तरह से विधानसभा आपकी इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं है ना, लोकसभा की तरह, विधान परिषद के अंदर आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं विधान परिषद के अंदर। ठीक है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटें विधान परिषद की, और विधानसभा की कितनी, 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का। इसमें उम्र कितनी, 25 वर्ष, इसमें उम्र कितनी, 30 वर्ष। ठीक है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल कौन सा है विधानसभा का, आर्टिकल 170। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। देखो अगर पूछा जाए ना दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में भारत में सबसे टॉप पर हरियाणा रहा है, आपको पता होगा, अभी न्यूज के अंदर भी आया था और ट्वीट भी किए थे सीएम और ने इसके बारे में कि हरियाणा दूध उपलब्धता के मामले में सबसे टॉप पर है भारत के अंदर। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत है ना, वहां पे दूध की उपलब्धता सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सूरजमुखी का जन्म स्थान कहां पर है, तो सूरजमुखी का जन्म स्थान देख लेना, इसका कमेंट करना अगर आपको एग्जैक्ट पता हो उसके बारे में। सूरजमुखी का वैसे आपका अमेरिका के अंदर भी हो सकता है, पश्चिमी अमेरिका या पश्चिमी एशिया, देखना इसके अंदर कंफ्यूजन थोड़ी रहेगी, बाकी इसको स्किप कर देना क्वेश्चन को। वीएस व्यास समिति, तो वीएस व्यास समिति आपकी किससे जुड़ी हुई है, कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से जुड़ी हुई है वीएस व्यास समिति, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर। नेक्स्ट देखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का विश्व में बोला जाता है, वर्ल्ड के अंदर। और अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो किसको बोलते हैं, एमएस स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक आपके बोले जाते हैं। आगे, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले से संबंध है, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा फतेहाबाद। सारा गुरपाल जो कि एक आपकी अभिनेत्री है और भारतीय मॉडल है, फतेहाबाद से इनका संबंध रहेगा। इसके अलावा मनकीर्त औलख जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उनका भी फतेहाबाद से संबंध रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अगर हम देखें, इसको आपका बोला जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, जैसे भारत के अंदर आपका अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह से आपके स्टेट के अंदर आपके एडवोकेट जनरल होते हैं। और एडवोकेट जनरल की आपकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर
ए जो इसका वो राइट आंसर। यहाँ पे जरूरी नहीं है हरियाणा राज्य के, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता, किसी भी राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल जो है वो करेगा स्वतंत्र रूप से। ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 165 के अंतर्गत आपका जो है वो आता है एडवोकेट जनरल। आपसे ये पूछे कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसको बोलते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी किसको बोला जाता है? तो वो आपका हो जाएंगे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ठीक है, कौन? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हो जाएगा। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और आर्टिकल 165। और अभी वर्तमान में हरियाणा के आपके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन जो है अभी वर्तमान के अंदर आपके भारत के महाधिवक्ता हो जाएंगे। बलदेव राज महाजन के बारे में पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पंजाब, अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं बलदेव राज महाजन। और वहीं पे ये तो हो गए आपके अभी वर्तमान के अंदर जो है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत के हरियाणा के पहले आपके कौन थे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, आपके कौन थे? तो वो थे बाबू आनंद स्वरूप, है ना, बाबू आनंद स्वरूप हम पढ़ते हैं। और इनका संबंध कहाँ से था? ये रोहतक के रहने वाले थे, रोहतक के रहने वाले थे बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, तो ये चीजें इसके बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपने नोट भी की होगी और सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पीछे की क्लास आप सारी जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेज सीक्वेंस के अंदर मिल जाएगी। और आगे थोड़ी शायद मैक्सिमम आपकी 2 से 3 क्लास बची है और आपके लगभग आपके 10,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। सारी क्लासेज आप देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हुए। और सीटी एग्जाम के बारे में हम बात कर चुके हैं। सीटी की एग्जाम डेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और इसी नेक्स्ट वीक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो सीटी के मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। और अभी सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए आपके बचे हैं, 30 स्टूडेंट के कूपन बचे हैं, जिसके अंदर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है सीटी के मॉक टेस्ट में। उसके बाद नॉर्मल प्राइस इसका हो जाएगा जो पहले था, अभी 50% उसके अंदर डिस्काउंट है। और जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप प्ले लिस्ट पर, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।